अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में सहाफ़त दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। यूँ तो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का एक मुल्क था और उसकी कीमत हमने अपने मुआशरे की आँख और कान की सूरत में भी अदा की है। यहाँ पे आए दिन सहाफ़ियों पे तशद्दुद की बात अब मामूल होती जा रही है और इससे पहले जिस अंदाज में गुज़श्ता 15 साल से सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ वो भी अब एक तारीख़ का हिस्सा है। और इंसदाद दहशतगर्दी की जो जंग है, जिसको हम इंसदाद दहशतगर्दी कहते हैं, उसमें सहाफ़ियों ने भी अपनी जानें कुर्बान की हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 से ज़ायद सहाफ़ी पिछले 10 साल में जो अदाद-ओ-शुमार है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और 72 के करीब सहाफ़ी थे, 72। और उन सहाफ़ियों के कातलों का बहुत 2 या 3 केसेस ऐसे थे जो हल हो सके हैं, जिनमें से वो भी एक अमेरिकन सहाफ़ी थे और एक वली बाबर जो कराची के हैं। मगर जब भी सहाफ़ियों पे तशद्दुद होता है पाकिस्तान के अंदर या सहाफ़ी कत्ल होते हैं तो उसके ऊपर बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि कोई अदालती कमीशन बना हो, मगर जब अदालती कमीशन भी बने हैं तो वो बेनतीजा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा गुज़श्ता 5 साल के दौरान जो अदालती कमीशन बने उसमें सलीम शहजाद के कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई, जो कि जस्टिस साकिब नसार ने वो रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें भी उनके कातलों का कुछ पता नहीं चल सका। वो कि सिफारशात ज़रूर थी जिसमें खुफिया एजेंसियों और मीडिया के हवाले से सिफारशात थी। फिर उमर चीमा के हवाले से भी एक रिपोर्ट तैयार हुई, मगर आज तक वो भी मंजर आम पे नहीं आई। उमर चीमा एक और सहाफ़ी जिनको अगवा करके तशद्दुद किया गया था, उसमें भी कमीशन की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई। फिर हमने देखा कि हयातुल्लाह खान जो एक कबायली इलाके के सहाफ़ी थे और ये वो सहाफ़ी थे जिन्होंने सबसे पहले कबायली इलाके में ड्रोन हमलों को रिपोर्ट किया था। वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें हेलफायर मिसाइल जो हैं, ड्रोन हमले के टुकड़े जो हैं वो हेलफायर मिसाइल के टुकड़े दिखाए गए थे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की हुकूमत ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि हमारी सालमियत पे कोई बाहर से आके हमला कर सकता है या कोई ड्रोन हमला कर सकता है। और हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि शायद वहाँ पे कोई बम बनाया जा रहा था और वहाँ पे धमाका हो गया। फिर हयातुल्लाह खान के साथ हुआ, वो भी हमारे सामने है। फिर उसके ऊपर भी एक कमीशन बना और फिर उसके बाद उसकी अहल खाना के साथ जो कुछ हुआ वो भी मीडिया में गाहे बगाए आता रहा है। आज तक हयातुल्लाह खान की रिपोर्ट भी मंजर आम पे नहीं आई। जितनी भी सियासी हुकूमतें आई, जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आई, वो अपनी अपनी मुद्दत पूरी करके चलती बनी और शायद आज भी हमारी मौजूदा सियासी हुकूमत और नून लीग की हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करने के चक्रों में है। और आज कुछ दिनों पहले ही एक और बड़ी रिपोर्ट, एक अहम रिपोर्ट, एक भूचाल था जो पाकिस्तान की सियासत और मीडिया में आया था। 19 अप्रैल 2014 की बात है जब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पर हमला हुआ था और उसके बाद मीडिया के अंदर भी एक जंग छिड़ गई थी और जो उस वक्त की नवाज शरीफ के जो हुकूमत थी उसके ऊपर भी बहुत दबाव आया था। पैमरा की तरफ से जियो पे पाबंदी भी लगी थी। मगर उसके ऊपर जो अदालती कमीशन बना वो भी तारीख़ का आला तरीन एक अदालती कमीशन था। पहली बार तारीख़ में 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान पर मुश्तमिल एक कमीशन बना जिसने तकरीबन 1 साल और 8 माह के बाद एक रिपोर्ट दिसंबर 2015 में हुकूमत के हवाले की और 2 दिन पहले वो रिपोर्ट लीक हो गई, सोशल मीडिया पे आई। मगर आज भी हुकूमत को सांप सा सूंघ गया है, कोई उसके ऊपर रद्द अमल नहीं आ रहा ये रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं। मगर हम जैसे कुछ जो विटनेस थे कमीशन के, जो गवाहान थे जो पेश हुए, उनके जो बयान जिस तरीके से रिपोर्ट में पेश किए गए उससे ये वाज़े होता है कि रिपोर्ट काफ़ी हद तक दुरुस्त है। मगर हुकूमत की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा। ये रिपोर्ट किसी न किसी तरीके से मीडिया पे रिपोर्ट हो भी चुकी, मगर शायद ये टेलीविज़न चैनलों की जीनत नहीं बनी, अखबारों की, तमाम अखबारों की उस तरीके से लीड नहीं बनी और उस तरीके से बहस नहीं हुई जिस तरीके से ये बहस उस दिन के वाक़े पर, उस दिन के काफ़ी अरसे तक उसके बाद होती रही हैं। आज जो हमारे सहाफ़ी हैं पूरे पाकिस्तान में, सिंध कराची में हो या लाहौर में या पेशावर में, उनको भी जो है इंतज़ामिया की तरफ से भी बड़े रद्द अमल का सामना है। हाल ही में आपने देखा कि हमारी DSNG's वैन पे भी जो डॉन के कराची में वैन पे हमले हुए, फिर उसके बाद लाहौर में एक्सप्रेस के वैन पे दफ्तरों को भी, मीडिया के दफ्तरों को भी जलाया गया। और अभी 2 दिन पहले वक्त न्यूज़ टेलीविज़न के हमारे रिपोर्टर और एक कैमरामैन को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सहाफ़त की और हुकूमती ज़िम्मेदारियों के हवाले से
और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे हालिया वाक़या जो वक्त न्यूज़ टेलीविज़न के रिपोर्टर कैमरामैन के साथ आया, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे आज ख़ास मेहमान हैं और मेहमानों का भी तारफ़ इसी वक्त कराता चलूँ। इस्लामाबाद में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर, कैपिटल टॉक के शो होस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर, आपने हमें वक्त दिया। हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं फराज निज़ाम जो कि नुमाइंदा हैं वक्त न्यूज़ लाहौर के, और उनके साथ उनके कैमरामैन शहरोज़ आकिब, लाहौर से ही उनका ताल्लुक़ है। हम प्रोग्राम का आगाज़ तो करेंगे लाहौर से ही हामिद साहब, फिर उनसे ज़रा वाक़या सुन लें, हालात सुन लें। फराज, आप बताना चाहिए क्या वाक़या हुआ लाहौर में और ये किस वजह से हुआ, और उसके बाद से अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल मती, ये हफ्ते की बात है, दोपहर 2 से 2:30 बजे का टाइम था। इस दौरान हम मुज़ाहरा था पंजाब कार्डियोलॉजी के बाहर, जो डॉक्टर्स थे वो कर रहे थे करप्शन के ख़िलाफ़। इस दौरान जब हमने हमारा कैमरामैन फुटेज बनाने के लिए गया है, कुछ सादा कपड़ों में लोग आए हैं और 10 से 12 थे। उन्होंने आते ही जो है वहाँ पे जो डॉक्टर्स थी फीमेल्स, उनके साथ बदतमीज़ी की, और वो जो लोग करप्शन के ख़िलाफ़ लिख के लाए हुए थे चार्ट पेपर जो थे वो पकड़ के और उन्होंने हवा में उड़ाना शुरू कर दिए। एक वहाँ पर डॉक्टर थी जिसने उनको मना किया और मजम्मत करने की कोशिश की कि हम एहतजाज करना चाहते हैं, हमें क्यों रोका जा रहा, आप लोग कौन हैं। तो इस पर वो जो सादा कपड़ों में लोग थे नामालूम अफराद, उन्होंने खातून को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके पीछे बहुत ज़्यादा जो है लोग आए साथी बाकी, और उन्होंने हाथों में लकड़ी वाले बहुत मोटे किस्म के डंडे पकड़े हुए थे, और उन्होंने वो खातून जो थी डॉक्टर्स, उनको भी मारना शुरू कर दिया। और ये जो मंजर था ये मेन सड़क पर हो रहा था। वहाँ से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजरती हैं, मेन रोड है लाहौर का जेल रोड। इस दौरान तमाम तर जो ट्रैफिक रुक गई है। कैमरामैन ने अभी कैमरा स्टार्ट नहीं किया था फुटेज बनाने के लिए कि इस दौरान जो है कैमरामैन का कैमरा छीना गया और ज़मीन पे मार दिया गया, और ना पूछा गया कि क्यों मारा जा रहा क्या है, और सिर्फ भगा भगा के मारते रहे। जब मैं कैमरामैन को फराज मुझे ये बताएं कि ये करप्शन कौन सी करप्शन के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, और प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा था, और ये जो लोग आए इनका किस सियासी जमात से ताल्लुक था? मती, जो करप्शन है वो काफ़ी सालों से चलती आ रही है पंजाब कार्डियोलॉजी में दवाइयों के हवाले से। अच्छा। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे जो वहाँ पर लिख के लाए थे, उनका ये कहना था कि MS और ख्वाजा एहसान है उनके खिलाफ नारेबाजी लिखी थी, और हुकूमत के खिलाफ उनका ये कहना था। ये तमाम तर जो लोग हैं ये मिले हुए हैं, और अंदर जो मरीज़ आते हैं उनको ना बेड मुयसर है, ना ही अंदर जो ट्रीटमेंट का कहा जाता है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी और महकमा सेहत की जानिब से कि लोगों को मुफ्त जो है दवायात फराम की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और तमाम तर जो अदवायात हैं वो अंदर खाते ही बेच दी जाती है। अच्छा, ये कौन लोग थे? ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए तो उनका कुछ पता नहीं चला कि किस जमात से थे? कोई पुलिस से थे, स्पेशल ब्रांच से थे, सिक्योरिटी वाले थे अस्पताल के, कौन लोग थे, क्या पता चला बाद में? मती, जैसे ये वाकया पेश आया तो जब मैं कैमरामैन को बचाने गया हूँ, मुझे भी एक आया शख्स, और उसने पहले मुझे मारा, फिर पीछे से बैक से मेरे सर पे डंडा मारा। जब मैं थोड़ा होश में आया हूँ, मैं DSP जो इचरा डिवीज़न के लगते हैं शादमान के, उनकी गाड़ी में गया हूँ और मैंने कहा सर ये इस तरह वाकया पेश आया, आप देख रहे हैं, आप किसी को ऑर्डर करें। लेकिन DSP ने मेरे सामने अपने ड्राइवर को कहा कि आप अपनी गाड़ी पीछे करें, हम देख लेते हैं। SHO अपनी नफरी के साथ खड़ा था, 20 से जायद जो है एहलकार मौजूद थे। इसके अलावा जो नई पीरू फोर्स है जो मुतारिफ करवाई गई है, वो भी उसका भी स्क्वाड मौजूद था। जैसे ये वाकया पेश आया वो सारे चले गए हैं। अब जब शाम को अफसरान जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, जब मैंने दरख्वास्त दी थाना शादमान में, SHO और DSP का नाम उसमें दर्ज करवाया गया कि इनकी मौजूदगी में ये तमाम तर वाकया देखते रहे और कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसके बाद हमें फ़ोन भी आना शुरू हो गए मुझे, और ये कहा जाता है DSP और जो SHO है जिनका नाम आपने दर्ज कराया, इनका नाम निकलवा दें। हमने जो है मुल्जिम एक गिरफ्तार कर लिया है, और तमाम तर जो लोग हैं उनके नाम भी सामने आ गए, कहाँ के रिहायशी हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस जमात से ताल्लुक। ये हमें जो बताया जाता है, ये बताया जाता है कि ये पुलिस जो है ये उनके टाउट हैं, और जो अंदर MS है जो हेल्थ से ताल्लुक वाबस्ता शख्सियात हैं, लोग थे, ये करप्शन के खिलाफ बना किया गया था। ठीक है, शहरोज़ हमारे कैमरामैन है, आपके भी प्लस्तर बंदी है बाजू में, अल्लाह खैर करे। कोई ज़्यादा आपको नुकसान तो नहीं, चोट तो नहीं आई? सवाई बज़ाहिर कोई फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है? नहीं सर, चोट तो नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब जब उन्होंने मेरा कैमरा खींच के फ़ौरन मुझे हिट की है ना वो डंडे के साथ, तो मेरे ये जो कंधे का जॉइंट है ना,
इस पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। फ्रैक्चर तो नहीं, खैर डॉक्टर कह रहे थे कि मतलब अगर अल्लाह ना करे थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो ये फ्रैक्चर हो जाता। अच्छा। उन्होंने पता नहीं देख के जॉइंट्स पे मेरे हिट किया है, मेरी टांग पे, मेरे ये कोहनी पे, ये यहाँ पे सारे स्वेल हुआ था। ठीक है। पहला उसने मेरे सर पे हिट किया था, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना मैं फौरन नीचे गिर गया था। ठीक है। लेकिन ये कि मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो अभी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई FIR? सर FIR तो मतलब सुबह आज गए थे, फराज भाई साथ थे मेरे, तो उन्होंने FIR जो है मती साहब वो दर्ज हो गई है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ही बताता चलूँ कि जब मैं FIR दर्ज करा था बतौर मैं क्राइम रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हूँ, और पुलिस का रवैया ये अगर कोई और रिपोर्टर होता बीट का तो शायद उसको कहा जाता कि इसको मार दो। रिपोर्ट में मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है अब तक, और ये कहा जा रहा है जो DSP मुतलका हैं जो मौका पर मौजूद थे SHO उनका नाम निकलवा दें, और बहुत ज़्यादा हमें FIR में नाम आ गया उनका ना? FIR में नाम आ गया है? नाम जी बिल्कुल, हमने नाम तो पंजाब हुकूमत क्या बता दें, राना सनाउल्लाह से या उनके जो भी मुकामी इंतजामिया से IG से रब्ता हुआ, क्या रिस्पांस है हुकूमत का? सर अभी तक ये बताया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है एक बंदा जो है उसको हमने पकड़ लिया, रिमांड ले लिया है, और ये भी उस वक्त हुआ है बहुत ज्यादा शायद उनके ऊपर प्रेशर आ गया था, और उन पुलिस वालों जो मुतलका DSP SHO है वो ये उनके बकौल कि वो सारी रात सोए नहीं है। चलें ठीक है फराज साहब बहुत शुक्रिया। फराज साहब हमारी कोशिश थी कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान या राना सनाउल्लाह साहब से भी हमने बहुत कोशिश की आज सारा दिन, मगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, वरना उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर हम लेते। मीर साहब आपने सुन लिया, ये तो एक आए दिन का मामूल बनता जा रहा है। क्या वजह है कि ये हमारी मुंतखब हुकूमतें, हमारी सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में आती हैं तो पुलिस को या बज़ाहिर जो उनके अपनी जमात के लोग होते हैं उनको इस्तेमाल करके उसी मीडिया पर तशद्दुद करती हैं जो मीडिया इनकी जमहूरियत और इनके लिए जो है सड़कों पर खड़ा होता है और अपनी जानें भी दे रहा होता है? ये क्या तज़ाद क्या है इन सियासी सबसे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि ये जो मीडिया पर तशद्दुद का ये वाक़या जो वक्त न्यूज़ के साथ हुआ है, और आज भी लाहौर में जियो न्यूज़ के जो रिपोर्टर और कैमरामैन है उनको भी मारा गया है, ये लाहौर में हो रहा है बार बार। शहबाज शरीफ साहब की नाक के नीचे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो चारों सूबों में सबसे ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जिनके बारे में पिल डैट जैसी तंजीमें भी कहती हैं कि जी इनकी गवर्नेंस बड़ी अच्छी है, तो अब उनके नीचे मीडिया को बार बार मारा जा रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और कल भी मैंने आपके चैनल पर यह कहा था, कल शाम की बात है कि अगर सुबह तक यानी कि 12-14 घंटे में इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और इनको एक्सपोज नहीं किया जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। तो आपके रिपोर्टर की गुफ्तगू सुन के जो मैंने तासुर लिया वो यही है कि ये जो IG पंजाब है और लाहौर का जो DCO है उन सबको पता है, और क्योंकि वो सहाफ़ियों पर तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ अभी तक उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और उनको प्रोटेक्शन देते हैं, तो उसकी वजह से ये वाक़यात बार बार हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये भी है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग भी पकड़ता है। तो अगर आपने देखा कि ये इस्लामाबाद में जहाँ पर चौधरी निसार साहब की हुकूमत है, उनकी हुकूमत है, तो यहाँ पर जब ये पिछले दिनों धरना था पार्लियामेंट हाउस के सामने, तो पुलिस की मौजूदगी में वो लोग बार बार सहाफ़ियों को मार भी रहे थे और DSNGs पर हमले भी कर रहे थे, तो कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह आप देखें कराची में भी यही कुछ हो रहा है। तो अब पहले ये कहते थे जी कि ये सारी जो बैड गवर्नेंस है ये जनाब सिंध में है, ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में हमारे बहुत से साथी जो हैं उनको कत्ल किया गया, अगवा किया गया, जी बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। अब देखें आपके तख्त लाहौर जो है वहाँ पर सहाफ़ियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि राना सनाउल्लाह साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और जिन्होंने खुद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसी किस्म का तशद्दुद खुद ज़ाती तौर पर बर्दाश्त किया, इनकी मूछें काट दी गई थी, ये वही उमर चीमा कमीशन जो है उसमें भी पेश हुए, और ये हमारे उमर चीमा का जो कमीशन था उसमें मैं भी पेश हुआ था, आप भी गए थे, ये राना सनाउल्लाह साहब भी गए थे। और अब राना सनाउल्लाह साहब पंजाब के वज़ीर कानून है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला हैं, और उनकी हुकूमत में सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो रहा है, और ये उमर चीमा कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं निकली, वो भी नहीं आ रही। और देखे ना अब ये जो वाकया है कि इसमें जिस तरह आपके रिपोर्टर पे ये दबाव डाल रहे हैं कि ये DSP का नाम निकाल दें, मेरा ख्याल है कि ये जो DSP है इसका नाम आपको और आपके रिपोर्टर को बार बार लेना चाहिए, बिल्कुल इसको एक्सपोज करना चाहिए। आप इन्हें नाम लिया आपने, फराज DSP साहब कौन है जिनके पीछे पूरी हुकूमत आप पे इतना दबाव डाली, क्या नाम है इनका? सर ये DSP इब्राहिम साहब हैं, SHO आसिफ हैं, इब्राहिम वड़ाइज हैं,
एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि मेरा मोबाइल और पर्स भी लेके गए हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, जब मैंने DIG ऑपरेशन के PRO को फ़ोन किया कि इस तरह वाक़या पेश आया, तो उन्होंने मुतलका जो SHO जो मौके पर खड़ा था उनको फ़ोन किया, तो उस SHO ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपका मोबाइल पर सब चीज़ें मिलेंगी। और इतवार के रोज़ जब सुबह मुझे DSP के कमरे में बुलाया गया कि हमने नामजद कर लिया, लोगों को आप एंटर करवा दें FIR में, नए तरीके से कर दें। उसमें ये कहा गया कि आपका मोबाइल जो है वो मिल गया है और कोर सैमसंग 2 है। मैंने कहा जी ऐसे। ये कहता मैं हल्फन कहता हूँ कि जो पर्स है ना वो उन्होंने नहीं लिया। मैंने कहा आप कैसे हल्फन कह सकते हैं कि पर्स नहीं लिया, पर्स भी मेरा निकाला। कहता मेरी उनसे बात हुई है। इसका मतलब कि तमाम तरह, और वो वॉक करते हुए गए हैं, जिसके ऊपर मैं कहता रहा हूँ कि यार आप पकड़े तो सही, वो वॉक करते हुए आराम से जा रहे हैं, फीमेल डॉक्टर के मोबाइल लेके जा रहे हैं, पर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इसका मतलब ये लोग मिले हुए हैं, इन लोगों को पता था कौन लोग हैं, कहां से आए, इन लोगों को ऊपर से ऑर्डर दे कि किस तरह इनको हैंडल करना है और किस तरह हमने जो मॉक है जमा हुआ है डॉक्टर्स का, उसको मीडिया के आने से पहले सफाया कर देना है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया फराज निज़ाम और शहरोज आकिब। मेरा एक दिल चाह रहा जी है कि मेरे सामने कुछ 6-7 माइक हों, और मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब बैठे हों और आप कौम से खिताब और मैं शहबाज शरीफ साहब से खिताब करूं, कौम से खिताब ना करूं। अच्छा। और मैं उनको बताऊं कि ये देखें वक्त न्यूज़ के रिपोर्टर के साथ जो कुछ हुआ है, किस तरीके से इस रिपोर्टर के सामने कौम की एक बेटी को, डॉक्टर को मारा जा रहा था। जब कौम के एक बेटे ने उसकी फिल्म बनाने की कोशिश की तो आपकी जो मॉडल पुलिस है उसने किस तरीके से इसका बाजू तोड़ दिया, इसका पर्स छीन लिया। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे कोई तासुरात ना आए तो मैं भी शहबाज शरीफ साहब की तरह ड्रामा करते हुए वो माइक जो है वो सारे तोड़ के नीचे फेंक दे। और कुछ नहीं तो माइक ही तोड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये बहुत बड़ी शर्म है गवर्नमेंट के लिए और पुलिस के लिए कि खवातीन जो है वहां पर उनको डंडों के साथ मारा जाए और हजारों की तादाद में लोग बेचारे रुक के देख रहे हैं और कोई बचाने के लिए भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी खड़ी हुई है। और ये बहुत बड़ी जो है सवाल है मैं आपकी और आपके कैमरामैन की जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूं कि जब पंजाब की बहादुर पुलिस कौम की एक बेटी पर डंडे बरसा रही थी तो कम से कम आप 2 मर्द वहां पर मौजूद थे और आपने उस वाक़े को अपने कैमरे की आंख में महफूज करने की कोशिश की और इस पर आपको तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। यही वो बात है और अहमद मीर साहब ने बहुत सही बात की। जब कौम की बेटी पे तशद्दुद हो रहा था तो मीडिया वहाँ पे खड़ा था और ये मीडिया पहले भी बहुत सी कुर्बानियाँ देता रहा है कौम के लिए, बिकॉज मीडिया ही माशरे की आँख और कान होता है। इस सेगमेंट में हम फराज निज़ाम और शहरोज आकिब का शुक्रिया अदा करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे एक और कौम के मुहाफ़िज़ की, मीडिया के मुहाफ़िज़ की, हामिद मीर की, कि जिस पे कातलाना हमला भी हुआ और किन हालात में हुआ और जो कमीशन की रिपोर्ट लीक हुई है उसमें क्या है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सहाफ़त की पाकिस्तान में और सहाफ़ियों पर होने वाले तशद्दुद की। पहले सेगमेंट में आपने देखा कि किस तरह सहाफ़ियों ने अपनी जान पर खेल के एक कौम की बेटी पर होने वाले तशद्दुद को बेनकाब करने की कोशिश की और किस तरीके से पुलिस की तरफ से उन पर तशद्दुद किया गया। जब हमारे मुंतखब हुकूमतें, मुंतखब नुमाइंदे और पुलिस ही सहाफ़ियों पर तशद्दुद करेंगी तो हमारा गिला किसी और पे क्या होगा। ये लोग, हमारा गिला उन लोगों पे क्या होगा कि जो डंडे तो नहीं बरसाते मगर सहाफ़ियों पे गोलियां बरसाते हैं। और एक ऐसा ही केस एक बार फिर ज़ख्म हरे हो गए हैं सहाफ़त के, सहाफ़ियों के। 2 दिन पहले ही हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट भी लीक हो गई है। आपको याद होगा 19 अप्रैल 2014 को जब कराची में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पर कातलाना हमला हुआ और उनके जिस्म में 6 गोलियाँ पेवस्त हुई और अल्लाह ताला ने उनको बचाया। जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये बहुत बड़ा वाक़या था और उसके बाद इनके टीवी चैनल की तरफ से जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, उसके ऊपर बहुत सी बात हो सकती है मगर यकीनी तौर पे जो बाद में कमीशन के सामने मामलात और हक़ाइक़ आए हैं वो हक़ाइक़, अब उन हक़ाइक़ की बुनियाद पे जो कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का, उसकी रिपोर्ट जो लीक हुई है जिस पर हुकूमत अभी तक अपना कोई रद्द अमल नहीं दे रही, उस रिपोर्ट में से कुछ नहीं निकला। 1 साल और 8 माह तक पहाड़ खोदने के बाद एक चूहा निकला। माजरत के साथ, किसी की दिल आज़ारी या तौहीन मकसद नहीं है क्योंकि इतना बड़ा वाक़या था कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के इदारों पर भी उंगली उठी थी और यकीनी तौर पे सब रंजीदा थे
इस सूरत हाल से, मगर फिर इसका नतीजा ज़रूर निकलना चाहिए था। किसी न किसी को जो है या तो इस इल्ज़ाम से बरी करना चाहिए था मुकम्मल तौर पे, या फिर किसी मुल्ज़म की निशानदही करनी चाहिए थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजों की ज़िम्मेदारी थी। मगर इस रिपोर्ट में अब कहा गया है, जो कि 2 दिन पहले लीक हुई है, कि वो इन ज़िम्मेदारान का तयन नहीं कर सकते और मुकम्मल हक़ाइक़ का तयन भी नहीं कर सकते। इसकी एक वजह यह बताई गई है कि उनके सामने पुलिस की तरफ से और जो गवाहान पेश हुए हैं वो ठोस शवाहिद नहीं लाए गए कि जिनकी बुनियाद पे ये कमीशन जो है ज़िम्मेदारान की निशानदही या शनाख्त कर सकता। और इसी तरीके से पुलिस और दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर भी इन 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ऐसी राय दी है कि अगर वो शायद कोई इतनी काबिल फ़ख्र नहीं, मुख्तसरन ये कि तमाम इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे वो जो हैं नाकाम हो चुके हैं। इस तहकीक में हमद मीर पर हमलावरों से मुतल्लक़ तहकीक में उनकी इनएफिशिएंसी का जिक्र है और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान राब्तों के फुकदान का भी जिक्र है। और कमीशन ने कहा कि बड़े ठोस जो शवाहिद थे, जो एविडेंसेस थे, वो कमीशन के बार बार कहने के बावजूद उनके सामने पेश नहीं किए गए। आइए इसी रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमद मीर साहब। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं? 2 साल हो गए हैं, हम सब ये दुआ कर रहे थे कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं। अपने आप को आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब समझते हैं या अभी भी ज़ख्म हरे हैं? और क्या इस कमीशन की लीक रिपोर्ट से आपके ज़ख्म ज़्यादा हरे तो नहीं हो गए? मुतीला साहब, आपने देखा होगा कि मैं अपने इस मुकदमे के बारे में, इस वाक़े के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। इस वक्त भी जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये मैंने अपनी एक टांग को घुमा के पीछे फंसाया हुआ है, एक को आगे किया हुआ है, दर्द अभी भी हो रही है, किसी तरीके से मैंने एडजस्टमेंट की हुई है, लेकिन अब मुझे इसकी आदत पड़ गई हुई है और 2 गोलियां भी मेरे जिस्म के अंदर हैं। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है उसने मेरा तो ब्लैडर जो है, मसाना भी पंक्चर हो गया था और गोली जो है वो बिल्कुल गुर्दे के करीब पहुँच गई थी। तो वो जो आगा खान हॉस्पिटल कराची के डॉक्टर थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और उनके ज़रिए मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई। तो मैं अपनी तकलीफ़ को दुनिया के सामने उसका तमाशा नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने पूछा है कि मेरी हर सुबह का आगाज़ दर्द के एहसास से होता है। मैं जैसे ही अपने बिस्तर से कदम ज़मीन पे रखता हूँ तो कम से कम 10-15 मिनट तक मैं लंगड़ा के चलता हूँ और वो जो तकलीफ़ होती है मैं उस पर मैं उस पर मुस्कुराता हूँ कि यार ये तुम जिन लोगों ने तुमने मेरे साथ ये किया है, तुम्हारा ख्याल था मैं पाकिस्तान से भाग जाऊंगा, लेकिन मैं चलो लंगड़ा के चल रहा हूँ, मैं हूँ पाकिस्तान के अंदर ही। आपके जाने की भी बड़ी खबरें छप रही है कि चले गए और कुछ तो टीवी चैनल जो है उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी। बहरहाल अब ये जो रिपोर्ट आई है और जिस तरीके से ये रिपोर्ट लीक हुई है और जो इसका कंटेंट है, तो ज़ाहिर बात है मैं तो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की सहाफ़त है, पाकिस्तान का मीडिया है, उसकी तकलीफ़ों का दौर ख़त्म नहीं होगा। बल्कि ये जिस तरीके से रिपोर्ट लीक हुई है और इसमें जो कुछ लिखा गया है, तो उससे ये लग रहा है कि ये तकलीफ़ का सिलसिला अभी चलेगा। अब इसमें देखें, पहली बात तो यह कि ये एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली जारी नहीं की। मैंने हुकूमत के कुछ वज़रा से पूछा, वो कहते हैं हमें रिसीव नहीं हुई, इस पर किसी का दस्तखत नहीं है, ये अनसाइंड रिपोर्ट है। दूसरी बात यह है कि मैं ये आपको दिखाऊं कि ये देखें कि ये जो कमीशन था 3 जजेस का, इस कमीशन के सामने मैं 3 दफ़ा पेश हुआ हूँ और इस कमीशन के सामने मैंने ये अपना हल्फिया बयान, एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स, ये तकरीबन 100 से ज़्यादा सफ़ात हैं, ये मैंने पेश किए हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के कुल जो सफ़ात की तादाद मेरा ख्याल 41 है। 41। तो इसमें आपका भी बयान है, एजाज सैयद का भी बयान है, उमर चीमा का भी है, अमना मसूद जंजुआ का भी जिक्र किया हुआ उन्होंने। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मेरा पूरा मौक़िफ़ जो है वो इसमें आया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट ठीक है, हो सकता है आपका आ गया हो, किसी और का आ गया हो, मेरा पूरा मौक़िफ़ नहीं आया। फिर इसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। मसलन हमारा साथी था जो मूसा खान खेल, जो जियो न्यूज़ का स्वाद में रिपोर्टर था, तो लीडर ऑफ तालिबान, तो उसको तालिबान का लीडर लिखा, बैड तालिबान चीफ। हालांकि मैंने कमीशन को बताया था कि मुझे जनरल ज़हीर ने इस मूसा खान के बारे में कहा था कि ही इज़ अ बैड चैप। तो चले, अगर ये जजेस ने रिपोर्ट लिखी है तो हो सकता है कि ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, ये स्पेलिंग तो नहीं है, तालिबान चीफ मतलब। अच्छा, अब इसमें
मैं ये समझता हूं कि ये रिपोर्ट जो है इसमें कंट्राडिक्शन है बहुत बड़ी। एक तो आपने खुद बताया है कि ये रिपोर्ट कहती है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है इस मामले की तहकीकात करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जियो फेंसिंग का डाटा उन्होंने नहीं दिया, जो सीसीटीवी फुटेज में लोग नजर आ रहे थे उनको उन्होंने नहीं पकड़ा, मुकदमा जो है उन्होंने बहुत देर से दर्ज किया, और ये कहा गया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नाकाम हो गई। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नाकाम हो गई हैं तो इसका मतलब है कि जो मेरा इल्जाम था वो अपनी जगह पे कायम है। किस क्योंकि- वजह से क्यों, इसलिए वो नाकाम हो गई या उन्होंने करते हुए वो इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं उन्होंने अब चाहा? इसमें रिपोर्ट में एक जुमला है, इम्प्रॉपर कंसिडरेशंस कुड नॉट बी ओवररूल्ड, ओवररूल्ड। बिल्कुल ठीक। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, और उसके पीछे ये सारा लिखा हुआ है कि जियो फेंसिंग का डाटा नहीं मिला, सीसीटीवी फुटेज नहीं आई, सारा कुछ ठीक है ना। तो अब मैंने तो देखे ना, मैंने तो ये कहा कि जनाब मेरे पे फलां फलां इंडिविजुअल ने, इदारे ने नहीं, बिल्कुल इंडिविजुअल ने हमला करवाया है। अब उसने हमला करवाया है तो मैं पहले गोलियां भी खाऊं, फिर मैं अस्पताल में भी जाऊं, और फिर मैं जख्मी हालत में खुद तहकीकात करके उस इंडिविजुअल को पकड़ के मैं कमीशन के सामने लेके आऊं। ये काम तो पुलिस का है। आपका लिखा है उन्हें ठोस सुराग नहीं दिया आपने, ये जो है ना, ये मैं आपको दे दूंगा, ये वो ठोस सुराग ये मैं आपको दे वो दूंगा। नहीं, जज साहब ने लिखा नहीं है नहीं, ना वो ठीक है ना, सुराग तो अगर तो ये रिपोर्ट जजेस ने लिखी है, अगर तो उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इसमें कंट्राडिक्शन है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने तहकीक सही नहीं की, तो अगर उन्होंने तहकीक सही नहीं की तो इसका मतलब है कि मेरा इल्जाम अपनी जगह पे कायम है। चलें, ठीक। और अच्छा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि मैंने कमीशन को यह कहा है कि मैं किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं उस इदारे के कुछ अफराद पर। इंडिविजुअल्स पे इल्जाम लगा रहा हूँ। ठीक। तो ये कुछ लोग जो ये अब कह रहे हैं ना जनाब कि वो हामिद मीर ने फलां अदारे पे इल्जाम लगाया था तो वो इल्जाम गलत साबित हो गया, वो गलत कह रहे हैं। और एक दो अखबार जो हैं वो भी किसी को खुश करने के लिए उल्टी सीधी सुर्खियां लगा रहे हैं, तो उनको चाहिए रिपोर्ट को गौर से पढ़ लें। अच्छा, अखबार में कुछ सुर्खियां जो लगी हैं वो ये हैं कि वो मफरूज़ा साबित हो गया, हालांकि कमीशन ने तो ये कहा कि वो कोई फाइंडिंग देने की पोजीशन में नहीं है। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मफरूज़ा था, उन्होंने ये कहा ज़रूर कि जो इल्ज़ामात एजेंसी पे लगाए जा रहे हैं या इदारों पे लगाए जा रहे हैं वो प्रिजम्पशंस की बेस पे देखिए, आप उनको दुरुस्त नहीं इसमें कह ये सकते। एक और कंट्राडिक्शन है। एक तरफ यही कमीशन, अगर ये कमीशन की रिपोर्ट है, ये लिख रहा है कि हामिद मीर ने कहा है कि मैं इदारे पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इंडिविजुअल्स पे इल्जाम लगा रहा हूं। आगे चल के यही रिपोर्ट कह रही है कि इदारे के ऊपर इदारे पे जो मफरूज़ा है। इल्जामात हैं वो अजम्पशंस निकले, इदारे पे तो इल्जाम लगाए नहीं और मेरे किसी ख्याल ने। में किसी गवाह ने इदारे के हवाले से बात नहीं की थी, इंडिविजुअल्स किसी भी विटनेस ने, मैं अपनी बात करूं या आप जो कह रहे हैं, ये सबका यही था, इंडिविजुअल्स उसमें बैड एलिमेंट या रोग एलिमेंट्स का और फिर जिनकी बात होती दूसरी है। बात यह है कि इसमें यह भी है कि जो 2-3 मेन एक्यूज्ड हैं वो तो पेश ही नहीं हुए कमीशन के सामने। तो कमीशन का एहतराम तो सिर्फ हम साफियों ने किया है, ठीक। या आमना मसूद जंजवा ने किया जो बेचारी आ गई आपके पास। आपने कुछ सवाल उठाए थे हाँ। कमीशन के सामने, आपने 5 सवाल तहरीर ईमेल जो आपने उनको की थी वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्या आपको उनके जवाब मिल गए? मिसाल तौर पे हामिद मीर ने खुद को लाहक खतरात से मुतल्लिक किसको बताया, और ये कि खतरात किस नौइयत के थे और किसकी तरफ से थे? क्या इसके जवाब मिल गए आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। और मैं आपको बता देता हूँ हाँ। कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था धमकियों का, तो मैंने किसको बताया? सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद पुलिस को बताया, फिर मैं जो नवंबर 2013 नहीं, दिसंबर 2011, ठीक है। और इस रिपोर्ट में कुछ जिन लोगों ने धमकियां दी थी उनके फोन नंबर भी मौजूद है। ये मेजर वजाहत का आपने एक सवाल में जिक्र किया, 29 अगस्त। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि फिर एक अफसर मेरे पास आके उसने मेरे से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई है। फिर मैंने कौमी असम्बली की एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, एहसन इकबाल साहब उसके सरबराह थे। ठीक है, उसका भी कुछ नहीं हुआ? नहीं, हाँ, उस कमेटी को भी मैंने बताया कि ये क्या हो रहा है, तो पुलिस को भी बताया, पाकिस्तान के मुंतखब पार्लियामेंट को भी बताया। कहीं से जब कोई इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैं अपने जो दोस्त थे और सहाफ़ती तंजीमें हैं और अपने इदारे को बताता रहा। और फिर मेरे इदारे के जो मैनेजमेंट है उसने भी कमीशन के सामने आके वो सारा रिकॉर्ड पेश किया। मीर इब्राहिम का जो बयान है हमारे सामने, उनके मुताबिक भी उन्होंने नाम लेके बताया, ब्रिगेडियर इफ्तिखार ने 1.5 साल पहले 2012 कराची की एक मुलाकात में बताया कि जियो ISI अफवाज मुशर्रफ और बलूचिस्तान ऑपरेशन के खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, बेहतर होगा कि इन मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग को टोन डाउन करें, मतलब थोड़ा कमज़ोर करें या नीचे लाएं। मती साहब, मैं आपको बता दूं, मेन मसला परवेज़ मुशर्रफ का था। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ से कहानी शुरू हुई थी, और ये कहानी पता कब शुरू हुई थी? जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पावर में थे और मैंने अल्ताफ़ हुसैन की जो दिल्ली में तकरीर थी दैट द
डिवीजन ऑफ इंडिया वाज द बिगेस्ट ब्लंडर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, Tragedy वो मैंने अपने प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में उसको प्ले किया था और उस पर इमरान खान साहब ने बड़ी उन पर तनकीद की थी। वहाँ से परवेज़ मुशर्रफ साहब नाराज़ होना शुरू हुए। अब देखें कि मेरा कसूर क्या है। कसूर मेरा ये है कि एक शख्स हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में जाके पाकिस्तान के नज़रिए के खिलाफ तकरीर करता है, मैं उसको पाकिस्तान में बेनकाब करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से उस शख्स को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, वो उसका इत्तेहादी था और मैं जनाब गद्दार बन गया। चले एक ब्रेक लेते हैं हामिद साहब, और ब्रेक के बाद फिर इसी हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से बात जारी रहेगी। वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान में हमारे साथ मेहमान है हामिद मीर, और हम बात करें हामिद मीर कमीशन रिपोर्ट जो कि चंद दिनों पहले लीक हुई है। हामिद मीर साहब, मैं एक पैराग्राफ अगर पढ़ दूं जो कि कमीशन ने लिखा है, ये अंग्रेज़ी में जो उन्होंने लिखा है, इसके मुताबिक जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट जियो फेंसिंग के हवाले से। जियो फेंसिंग जो मोबाइल फ़ोन पे मशकूक अफराद जब उस वक्त में ख़ास वक्त में बात कर रहे होते हैं तो उनके आपस में कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड होता है, कौन किधर था किस नंबर से, वो रिपोर्ट जो है वो कमीशन को फराहम नहीं की गई। और कमीशन ने लिखा कि ये नाकाबिले यकीन है कि जो है जो मशकूक अफराद हैं उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन ही ना हुआ हो वक़ूए से पहले। और फिर आगे जाके कमीशन लिखता है कि जियो फेंसिंग के डाटा का बगौर मुतालबा इसलिए ज़रूरी था कि अगर वो चीज़ हमें मिल जाती तो फिर उससे मज़ीद आगे क्लूज़ भी बढ़ सकते थे, और इससे तफ्तीशी अफसरान जो एजेंसीज़ हैं उनको मुल्ज़मान तक पहुँचने में आसानी होती। और आगे लिखते हैं ये मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कि सच लैब्स क्लियरली हिंटेड एट इनएफिशिएंसी, नाअहली है, लैक ऑफ कमिटमेंट, मतलब कि अज़म नहीं है, अपनी मुखलिस नहीं है, अपनी डेडिकेशन नहीं है अपनी ड्यूटी के साथ ऑन द पार्ट ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज एज वेल एज एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग देम, मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तावन और राब्ता भी नहीं था। इस तफ्तीश के दौरान उन्होंने ना तो आपस में कोई तावन कर रहे तो थे। इसका मतीउल्लाह साहब क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने या आपने या और लोगों ने अपने बयानात में जिन खदशात का, जिन इल्ज़ामात का इजहार किया था वो अपनी जगह पे कायम है, वो तो अपनी जगह पे कायम है। तो फाइंडिंग कमीशन कैसे देता इन एविडेंसेस के बगैर? तो देखे ना, उसके साथ किसी ने ताउन नहीं किया। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे साथ कराची पुलिस और वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत के बहुत बड़े बड़े लोग, मुझे अब अफसोस के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, वो मेरे साथ झूठ बोल रहे थे। वो मुझे कहते थे जियो फेंसिंग का डाटा आ गया है, सीसीटीवी फुटेज में बंदे हमने देख लिए हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, बस 15 दिन, बस 20 दिन, बस 15 दिन, बस 20 दिन। पहले 6 महीने गुजरे, फिर साल गुजरा, फिर 1.5 साल गुजर गया, अब 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं ना हुआ। तो अगर कमीशन ने खुद ही कह दिया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये नाकाम हो गई है, तो इसका मतलब है कि ना कोई गुनाहगार है ना कोई बेगुनाह है, हमारे इल्जामात वैसे के वैसे कायम है। और दूसरी बात एक और जो है, वो एक सवाल मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, मुझसे लोग भी पूछ रहे हैं कि यार ये क्या ये टाइमिंग है कि एक तरफ पनामा लीक्स के बाद पाकिस्तान में एक हाहाकार मची हुई है, शोर गुगा हो रहा है, और अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ना तहकीक करे बल्कि हाजिर सर्विस जज तहकीक करे, और इस दौरान में ही ये रिपोर्ट लीक हो गई है। तो मैंने बड़ा सोचा इस पर, और फिर मैंने कुछ जो वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात ने पिछले 5-6 दिन में हमारे साथ बातें की हैं उनको भी मैंने सामने रखा है। तो मेरी भी अब अजम्पशन है, शक है मेरा, क्योंकि बंदा सोचता है कि ये रिपोर्ट लीक होने का फ़ायदा किसको हुआ है। शक है या तज्जिया दे देता हूँ तज्जिया। इस रिपोर्ट के लीक होने का फ़ायदा जो है ये वफाकी हुकूमत को हुआ है, क्योंकि उनसे अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों को लेके आए। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब की रिपोर्ट है। इसके अनवर ज़हीर जमाली साहब हामिद मीर कमीशन के हेड हैं। तो ये रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट असली है नकली है मुझे नहीं पता, ये अनसाइंड अनऑफिशियल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के लीक होने से जो तासुर पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जो है वो ये इस तरह की रिपोर्ट लेके आते हैं। लेकिन आपको भी इसके बारे में मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने नहीं बताया? आपके तो बड़े दोस्त हैं मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, आपके प्रोग्राम के अलावा कहीं जाते नहीं है, तो वजीर दिफा हैं, उन्होंने भी आपको रिपोर्ट नहीं दी? वजीर दिफा साहब जो हैं उन्होंने 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कहा था जियो फेंसिंग हो गई है, अनकरीब ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो क्या हुआ? ख्वाजा साहब ने दोबारा, और ये भी आप याद रखें कि यही ख्वाजा आसिफ साहब थे,
उनके साथ ताल्लुकात मेरे अपनी जगह पे है, लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट्स। कि जब मैं अभी हॉस्पिटल में था तो पैमरा को उन्होंने एक रेफरेंस दिया था जिसमें कहा था कि जियो जो है ये गद्दार है, इस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। तो वो उनकी अपनी सियासत थी, मेरी अपनी सहाफ़त है। तो अगर PMLN वाले ये कहते हैं कि जी हमने जियो का बड़ा साथ दिया, तो जियो का आपने ये साथ दिया था कि जब हामिद मीर अस्पताल में पड़ा हुआ था तो आपने पैमरा में रेफरेंस फाइल कर दिया था कि जियो गद्दार है, जो कि आप इल्ज़ाम साबित भी नहीं कर सके। अब मैं वो आपको बता रहा था कि ये मेरी रिपोर्ट, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी। लड़ाई परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे साथ शुरू की थी जब मैंने अल्ताफ हुसैन को एक्सपोज करना शुरू किया, और इसका सबूत है ये मुशर्रफ दौर में 2006 में पैमरा ने मुझे नोटिस जारी किए। कौन नोटिस देता था? DG इन्फोर्समेंट राना अल्ताफ मजीद, हाजिर सर्विस पुलिस अफसर, पुलिस अफसर, और वो जो है MQM के हक में आके और तकरीरें करते थे। आपने क्यों वो अल्ताफ हुसैन की तकरीर क्यों आपने किया, आप क्यों अमन अमान की सूरत खराब कर रहे हैं? और वो कहते थे कि जी एक पार्टी जो है वो एक कोलेशन का हिस्सा है और वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल प्रोसेस में आ रही है। तो मैंने कहा भाई कि आपने एक तरफ तो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल प्रोसेस में उसको अपना बनाया हुआ है इत्तेहादी, दूसरी तरफ वो इंडिया में जाके पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ तकरीर कर रहा है, तो कुछ तो आप खुदा का खौफ करें। मैं आर्टिकल 5 का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, मैं स्टेट के साथ वफादारी का मुजाहरा कर रहा था, और जो लोग मुझे रोक रहे थे वो आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और ये बात मैंने इन कमीशन के जजेस को बताई कि मैं पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 5 का मैं तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, और जो लोग मुझे डरा रहे थे, धमका रहे थे, वो आर्टिकल 5 की खिलाफवर्जी कर रहे थे। तो मुझे तो बड़ा फ़ख्र है अगर मुझे इस पर दोबारा भी वो मार दें कि पाकिस्तान के आइन का मैं दफा कर रहा हूँ। मैं कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान के नज़रिए से गद्दारी करने वालों को मैं एक्सपोज कर रहा था, तो आप मुझे कहें कि जनाब आप गद्दार हैं, तो ये आपका हुस्न ज़न है, जो मर्जी कहे आप। लेकिन मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है। मेरे दादा जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान में वो हिस्सा लेते थे, वो कायदे आज़म के साथ सियालकोट में जलसों में नज़में सुनाया करते थे, मीर अब्दुल अजीज़। मेरे नाना जो है वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी में शामिल थे, ठीक है। तो और मेरी सगी नानी जो है उसको शहीद किया गया, मेरे मामू शहीद किए गए। इसलिए मैं पाकिस्तान के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी की, मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के तमाम जो रियासती इदारे हैं उन्होंने मिलकर आइन से गद्दारी करने वाले मुलज़िम को पाकिस्तान से फरार करवा दिया। इन सब ने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की है। हामिद साहब ये बताएं, चलें सियासतदानों से तो आपका गिला अपनी जगह, मगर हमारे अपने साथी जो बहुत से एंकर साहिबान हैं, यार एंकर्स मेरे साथी नहीं है, मेरे साथी हैं जर्नलिस्ट। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर नहीं है। अगर आप एंकर ना भी हो तो आप जर्नलिस्ट रहेंगे ना। बिल्कुल, मैं भी अगर एंकर ना हूं तो मैं जर्नलिस्ट रहूंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि अपने साथी जो है वो जर्नलिस्टों को साथी कीजिए। कैमरामैन हमारा साथी है, लेकिन उसमें कई ये जो न्यूज रूम में रिपोर्टर बैठा हुआ है ये हमारा साथी है। आपको कैसा लगता है कि एक इतनी बड़ी खबर आई है, एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप हामिद मीर ना होते और ये डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आता तो आप उसको रिपोर्ट ना करते? आपके बड़े बड़े दोस्त और सहाफ़ी तक जो हैं उसके ऊपर टीवी पे बैठ के बात नहीं कर रहे, आपको कैसा लगता है? देखें, वो बात शायद इसलिए नहीं कर रहे कि वो कहते हैं जी कि ये अनसाइंड रिपोर्ट है, ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है और इसकी कोई तस्दीक नहीं कर रहा। जिन्होंने इसकी खबरें लगाई हैं, लीडें लगाई हैं, तो उन्होंने तो किसी को खुश करने की कोशिश की है ना। आपका इदारा क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहा है? मेरा ख्याल है कि उनका भी यही ख्याल है कि ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है। ये इसमें सबसे बड़ा जो मेरे मैनेजमेंट के कुछ लोगों का जो कंसर्न है वो ये है कि मूसा खान खेल जियो का शहीद रिपोर्टर था, उसको इसमें कहा गया कि जी बैड तालिबान। तो इसका मतलब है कि ये मशकूक रिपोर्ट है, या तो इसमें गलतियां बहुत हैं। लेकिन मीर साहब क्या ये सच नहीं है कि जब डॉक्यूमेंट कोई सहाफ़ी के पास आ जाता है और 2 दिन तक हुकूमत भी उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती, तो क्या वो न्यूज़ वर्दी नहीं होता? नहीं, जब मैंने मतलब हर चीज़ जो है टेस्टेड कॉपी पे तो सहाफ़ी नहीं रिपोर्ट करता, आप भी जानते हैं इसको। बहुत से मामला, और खासकर जो 19 अप्रैल को इतनी बड़ी बड़ी खबरें चली, वो कौन सी तस्दीक शुदा थी या टेस्टेड थी? वो आपके डॉक्यूमेंट से, कुछ एविडेंस से खबर होती है ना, क्लू चाहिए होता है बेसिकली। तो क्या ये आपके इदारे को नहीं इस पे स्टैंड लेना चाहिए था, जंग और जियो पे? देखिए, बात यह है ना कि मेरा इदारा स्टैंड उस वक्त ले कि जब मेरे इदारे को पाकिस्तान में, मुझे या मेरे इदारे को इंसाफ मिल रहा हो। अभी तक मेरा इदारा जो है जियो न्यूज़, वो कराची और लाहौर में के कई इलाकों में अभी तक बंद है। कराची को छोड़ दें, लाहौर में अभी तक बंद है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में अभी तक बंद है। ये पैमरा कुछ नहीं कर सकती। आपको तो नोटिस जारी करती है, मुझे भी नोटिस जारी करती है कि आपने ये काम गलत कर दिया, वो काम गलत कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और अदालतों के जो अहकामात है उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। तो जब पाकिस्तान में अदालतें आपको इंसाफ देने के काबिल नहीं है, पुलिस आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल नहीं है,
और जो रियासत के अंदर कुछ रियासतें जिन लोगों ने कायम की हुई हैं वो जिसको मर्जी उठा लें, जिसको मर्जी उठा के ले जाएं, तो उसमें आप कहेंगे जी जनाब हामिद मीर का अदारा जो है वो क्यों नहीं स्टैंड लेता, वो और कितना स्टैंड ले, वो दोबारा बंद करवा लें अपने आप को, क्या करें वो, बताएं मुझे आप। इसलिए भाईजान बात यह है कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं बल्कि आपको मैं बता देता हूँ एक बात जिसका मैंने अभी तक कहीं इजहार नहीं की। अभी थोड़े दिन पहले वज़ीर आज़म साहब से मेरी मुलाकात हुई, एक प्राइवेट सी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी आजकल अब आपने ये कहीं पे कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया जो है उसकी आज़ादी को बड़े ख़तरात दरपेश हैं, तो वो क्या है? वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा मैंने उनको क्या बताया है? अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि जनाब जब से मैंने सहाफ़त शुरू किया है मैंने पाकिस्तान में सहाफ़ियों को इतना इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं देखा। हमारे रियासत हमारे ख़िलाफ़ एक नहीं तमाम इदारे जो हैं वो हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ डिक्टेट करने की कोशिश कर रही हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जिनमें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट शामिल हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश कर रहे हैं कि ये आपस में हम तकसीम होकर एक दूसरे का गिरेबान जो है वो उसको अपना अपना गिरेबान चाक करें, एक दूसरे का गिरेबान चाक करें। तो मैंने उनको कहा कि इतनी इनसिक्योरिटी, मैंने कहा इतनी इनसिक्योरिटी और इतने ख़तरात तो हमें परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थे। हमें उस वक्त पता था कि परवेज़ मुशर्रफ जो है ये ऊपर से मीडिया की आज़ादी का लंबरदार नवाज है। शरीफ ने आपको बताया नहीं कि कौन हो सकता है? उन्होंने कहा कि अच्छा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो वो जाहिर बात है कि इस रिपोर्ट के बाद खतरात कम होंगे या बढ़ेंगे? मेरा ख्याल है कि ये रिपोर्ट जिसने भी लीक किया उसके अपने मकासद होंगे, लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है उसके लिए ख़तरात कम नहीं हो रहे, ख़तरात बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। इसने एक्सपोज कर दिया है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि आप या मैं हम पाकिस्तान से भाग जाएं, वो अपने इरादों में, अपनी ख्वाहिशात की तकमील में कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो और हम आवाम और मजलूम आवाम के आँख और कान बन के इसी तरह इसी जगह पे मौजूद रहें, अपनी टांगों पे खड़े रहें, चाहे हुकूमत जिसकी हो, सियासत जैसी भी हो। एक बात इस रिपोर्ट ने और बताई कि पाकिस्तान के अंदर शायद हुकूमत भी मुकम्मल तौर पे हुकूमत नहीं होती। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।